हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षावाणी। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका है, चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हमने पिछले वीडियो में ह्यूमन आई के बारे में और पावर एकोमोडेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आँखों के ऐसे डिफेक्ट जो आँखों के लेंस के कारण होते हैं वो हम रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स कहते हैं। तो इसमें 3 आते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ये एक नॉर्मल आई का है डायग्राम कि कैसे लाइट आती है लेंस से होकर रेटिना पे इमेज बनती है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मायोपिया में लोगों के आँखों में मतलब इमेज का जो लाइट आती है कोई ऑब्जेक्ट से, वो कहाँ बनती है, दूर बनती है, रेटिना से पहले बनती है या रेटिना के बाद बनती है, और किस में कौन से लेंसेज लगाने के बाद वो ठीक हो जाता है। पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। इसको नियर और शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। शॉर्ट और नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीज़ें हम इसमें देख पाते हैं, दूर की चीज़ें नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसके कारण हो सकते हैं कि ये हमारा जेनेटिक हो या फिर हमारे आई में कोई प्रॉब्लम हो। इसका एक कारण है कि आँखों की जो आई बॉल होती है ना वो ज़्यादा बड़ी हो। मान लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको हमने बोल दिया कि तुमको 11 मीटर तक एक बॉल फेंकनी है। छोटा सा बच्चा 11 मीटर तक नहीं फेंक पाएगा, लेकिन 7 से 10 मीटर के बीच में उसकी बॉल चली जाएगी। ठीक है, वैसा ही जब इसे लाइट रे आती है, इस पर हम देखते हैं, लाइट रे आती है, जैसे मैंने बताया पास की चीज़ें देख सकते, दूर की चीज़ें नहीं देख सकते। तो ये रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएगा एक पॉइंट पे, और रेटिना तो हमारा यहाँ है। तो ये हमारा हो जाता है मायोपिया, जब रेटिना से पहले ही हमारा इमेज वो जो लाइट की रेज आती है एक जगह फोकस हो जाती है रेटिना के बदले। तो ये हमारा आता है मायोपिया। इसके कारण ये हो सकते हैं कि हमारे आँखों का जो लेंस का कर्वेचर है वो ज़्यादा हो, या फिर हमारे आई बॉल की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो। ये कारण है कि हमें मायोपिया हो सकता है। इसको ठीक कैसे करते हैं? इसको ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का डिज़ाइन अभी बना रही हूँ। ये हमारी आँखें, ये लेंस, कॉनकेव लेंस हमारा होता है ऐसे। ठीक है, जब लाइट रेज आती है, ये मैं बता रही हूँ मायोपिया का, ये मत समझना कि हाइपरमेट्रोपिया बता रही हूँ, है मायोपिया का। लाइट आ रही है, इस पे आने के बाद ये थोड़ा सा डाइवर्ज हो जा रही है, थोड़ा सा डाइवर्ज हो गई। यहाँ भी लाइट रे आई, थोड़ा सा डाइवर्ज हो गई, और डाइवर्ज होने के बाद ये आँखों के लेंस पे जाती है। लेंस से जाने के बाद ये रेटिना पे आके फोकस हो जाती है। हम इसमें कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कनकेव लेंस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये आने वाली ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। फिर यहाँ पे हमारे पास कन्वेक्स लेंस होती है जो आगे जाके इसको रेटिना पे कन्वर्ज कर देती है। तो ये हमारा हुआ मायोपिया का। मायोपिया में जो हम कन्वेक्स लेंस चाहिए वो हमको ग्लासेस से भी मिल सकते हैं, जो हम चश्मा पहनते हैं लेंस से यूज़ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है हाइपरमेट्रोपिया। मैं ये हटा देती हूँ। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक छोटे बच्चे को हमने बोला कि 10-15 मीटर तक बॉल फेंकनी है, तो 15 मीटर तक नहीं, लेकिन वो 7 से 10 तक तो फेंक पाया। लेकिन अब हम उसको बोल रहे कि नहीं अब तुम 5 मीटर तक फेंको, अब उसको समझ में नहीं आएगा। अब वो 7 से 10 तक फेंक दिया उसमें भी। तो इसमें होता है ना कि आई बॉल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है,
कि जो इमेज यहाँ रेटिना पे बननी होती है ना, वो रेटिना से आगे चली जाती है। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये हमारी आंखों की लेंस है, ये लाइट रेज आ रही है, आने के बाद ये रेटिना पे नहीं, रेटिना से आगे जाके मीट करती है यहाँ पे, तो ये होती है हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लॉन्ग फार साइटेडनेस या फिर हाइपेरोपिया भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइपरमेट्रोपिया का। अब इसको कैसे करेक्ट करते हैं, इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। कन्वेक्स लेंस वही जो हमारी आँखों में होता है। एक तो वो दूर जा रहा है तो हमको उसको ऐसे लाना है कि वो रेटिना पे यहाँ पे आके कन्वर्ज हो। यहाँ पे आया लाइट, मान लेते हैं यहाँ से लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, इस लेंस में गई, से रिफ्लेक्ट हुई और फिर यहाँ जाके यहाँ रेटिना पे इमेजेस का फॉर्म हो गया। ये हमारा रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया होता है मतलब जिसमें हम पास की चीज़ें देख पाते हैं, मतलब दूर की चीज़ें देख पाते हैं, पास की चीज़ें नहीं देख पाते। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस से हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ये जाती है रेस, यहाँ से कन्वर्ज होकर फिर इसमें जाएगी, फिर यहाँ से कन्वर्ज होकर रेटिना पे बन जाती है। तो ये हमारा हो गया हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया पढ़ लिया कि जो हमारे पास की चीज़ें हम देख पाते हैं, दूर की चीज़ें नहीं देख पाते, उसमें हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो दूर की चीज़ें देख पाते हैं, पास की चीज़ें नहीं देख पाते, वो होती है हमारी हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग या फार या फिर हाइपेरोपिया। इसमें हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। इसका भी रीज़न हो सकता है कि आई बॉल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो, जेनेटिक हो सकता है ये हमको, या फिर हम कोई भी चीज़ बहुत पास से देखते हैं ना कि तो हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे नॉर्मल इंसान का एवरेज लेके चलते हैं तो बोलते हैं कि 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट है, उससे पास से उसको धुंधला दिखने लगेगा। लेकिन जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से ग्रस्त है उसको 25 सेंटीमीटर दूर से देखना पड़ता है, वो पास की चीज़ें नहीं देख पाता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया नियर बाय हम कह सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही होता है। इसमें ना प्रॉब्लम बस ये होती है कि आई का लेंस अपना वो जो अपन चेंज करते हैं सिलियरी मसल्स के कारण लेंस के जो साइज शेप्स चेंज होती है, तो वो करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो किसी इंसान को जब नया नया चश्मा लगता है ना, तो कहते हैं कि उसके मसल्स कमज़ोर हो गए हैं आँखों के, मतलब उसको लेंस में एकोमोडेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमारा होता है प्रेसबायोपिया। नियर बाय हम कहें हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही होता है ये। ठीक है, वीकनिंग होती है सिलियरी मसल्स की, और इन सब का सिम्टम्स यही है कि सर दर्द होगा, आँखों आई स्ट्रेन बढ़ेगा, और फिर कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, मतलब चिड़चिड़ा टाइप करेगा, और तुम्हें धुंधला भी दिखेगा। ये सब इसके सिम्टम्स है। इन सब को ठीक करने के लिए हम ग्लासेस यूज़ करते हैं। ग्लासेस, लेंस, सर्जिकल मेथड भी होता है। डॉक्टर्स ग्लासेस प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं और कोई ख़राबी मोस्टली इनकी होती नहीं है। लेंस का एक प्रॉब्लम होता है, लेंस हम आँखों में लगाते हैं, लेंस अलग अलग तरीके के मिलते हैं। कोई मिलते हैं जिसे हम एक दिन पहन सके, कोई मिलते हैं जिसे हम 1 मंथ तक पहन सके, और कोई लेंस ऐसे होते हैं जिसको हम 1 साल तक पहन सके। तो एक केस मैंने ऐसा सुना था जिसमें एक लड़की ने लेंस पहना था, आउट ऑफ इंडिया का केस है, जिसने लड़की ने लेंस पहना था, लेकिन जब वो नहाने गई तो उसके आँखों के लेंस के बीच में और आँखों उसके लेंस के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल फंस गया था, अमीबा, जिसके कारण वो जाके उस पर इन्फेक्शन फैला और फिर लास्ट में जाके वो ब्लाइंड हो गई। तो लेंस की यही प्रॉब्लम है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो लेंस और आँखों के बीच में फंस जाते हैं वो फिर निकल नहीं पाते, वो वहीं ग्रोथ करने लग जाते हैं। लेकिन ग्लासेस का वैसा कुछ ऐसे इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है।
तो इसलिए मोस्ट प्रेफरेबल ग्लासेस हैं, सस्ते भी हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है यूज़ करना। और लेंस का ये भी है कि इसका टाइम है एक्सपायर होने का, 1 दिन रहेगा, 1 मंथ रहेगा, 1 ईयर रहेगा। और सर्जिकल मेथड अपना है। और उसके बाद हमारा आता है एक और कि जब हमको प्रेसबायोपिया में ना हमें बायफोकल लेंस दिया जाता है। जैसे ये हमारा चश्मा है, हमको कोई पास की चीज़ें देखनी है तो ऐसे करके तो नहीं देखेंगे, नीचे करके देखेंगे। तो नीचे की तरफ कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। दूर की चीज़ें देखनी है, नीचे करके नहीं देखेंगे, ऊपर करके देखेंगे। और दूर की चीज़ें में होता है मायोपिया, मतलब पास की चीज़ें देख पाते हैं, दूर की चीज़ें नहीं देख पाते, उसमें यूज़ करते हैं कनकेव लेंस। तो ये वाला पार्ट होता है कनकेव लेंस का, या फिर कह सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा कनकेव लेंस का। यहाँ से हम डिस्टेंस की चीज़ें देखते हैं, यहाँ से हम नियर की चीज़ें देखते हैं। ये हमारा हो गया बायफोकल। अगर ये 2 है तो हमारा हो गया बायफोकल लेंस। लेकिन अगर इसमें 3 अगर कर दें, यहाँ हो गया हमारा इंटरमीडिएट। ये डिस्टेंस हो गया, ये नियर हो गया, ये इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, ये हमारा जब 3 हो गया हमारे पास तो ये हमारा हो जाता है ट्राइफोकल लेंस। ये सब मेनली प्रेसबायोपिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। तो जैसे हमारा अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। ठीक है, ये हमारी प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है? जिसमें 2 साइड ट्रायंगुलर होती है और 3 साइड रेक्टेंगुलर होती है। मतलब 2 अपोजिट साइड ट्रायंगल होगी और 2 रेक्टेंगल होगी और नीचे का बेस रेक्टेंगल होता है, मतलब 2 ट्रायंगल आएगी इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिज्म। प्रिज्म में अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन कैसे होता है लाइट का। प्रिज्म का एंगल क्या होता है? 2 लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है वो प्रिज्म का एंगल होता है। जो सारे प्रिज्म का एंगल एक होता है 60 डिग्री। ठीक है, ये प्रिज्म का एंगल है। यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट रे आ रही है यहाँ से, इसके सरफेस पे स्ट्राइक करी। हम लोग यहाँ से इसको देख रहे हैं, मान लेते हैं ये वाला सरफेस हमारा ऐसे है, तो अगर कोई ऐसे इस पे लाइट आई तो इसके सामने सीधा नॉर्मल 90 डिग्री ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे बन गई 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब नॉर्मल बन गया। और जब यहाँ से ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, क्योंकि 2 रिफ्रैक्शन कब होता है? जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जाती है तो लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। जैसे हमने ये है, हम लोग मान लेते हैं एयर से कोई वाटर में गया। ठीक है, तो यहाँ से जब लाइट रे गई तो टुवर्ड्स नॉर्मल वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यही यहाँ फिर रेयर आ गया। सॉरी, ये हमारा डेंसर है, डेंसर मीन वाटर, या डेंसर ही लेके चलते हैं। रेयर में नॉर्मल से दूर थी। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी हमने पढ़ा है, लेकिन बता रही हूँ। लाइट रे आई, रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगी,
लेकिन यही लाइट रे जब डेंसर से रेयरर में दोबारा निकल के आएगी ना, जैसे ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल अब यहाँ पे बनेगा, तो ये अवे द नॉर्मल चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। लेकिन अगर हम इसी को देखें आगे करके, ये एक दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगा। ये ग्लास स्लैब अगर हम करते हैं ना, ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट, तो वो भी ऐसे ही होता है। पहले लाइट आती है डेंसर मीडियम में, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, फिर डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो वो अवे द नॉर्मल चली जाती है। तो यही हमारे इसमें भी लगता है। ग्लास प्रिज्म हमारा डेंसर मीडियम है, ये ग्लास प्रिज्म हमारा डेंसर मीडियम है, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई। फिर यहाँ डेंसर से रेयरर में निकल रही है, यहाँ भी हम एक 90 डिग्री बना दें, जैसे मैंने बताया था। हम ऐसे सरफेस लेके चल रहे हैं, यहाँ ये निकलेगी, पहले ये बना दे, नहीं, यहाँ से ये निकल के चली गई, आई स्ट्राइक करी, इसमें रिफ्रैक्ट हुई और फिर निकल के चली गई। अगर हम इसमें नॉर्मल बनाते हैं तो इसका नॉर्मल ऐसे बनता है, ये होता है इसका 90 डिग्री मानते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉइंट ए बी सी। जो लाइट स्ट्राइक करी उसको हम मान लेते हैं पी, जो निकल के आई उसको हम मान लेते हैं क्यू, ठीक है। और ये वाली पॉइंट हम, जैसे मैंने बताया था ना कि एक इससे निकल के आई, यहाँ गई, और यहाँ से जो लाइट हमने स्ट्राइक करवाई थी वो हमको लगा था कि ऐसे जाएगी, लेकिन ऐसे वो अपने अपेरेंट दिखने आने वाली पोजीशन से चेंज हो गई, ठीक है। तो एक दूसरे के पैरेलल है, उसमें भी इसमें भी हमको लगेगा कि लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन वो मुड़ गई। इसमें भी लाइट ऐसे जाएगी। ये वाला एक पॉइंट दे देते हैं पी क्यू, जिसको मान लेते हैं जेड, ठीक है। ये जो रे इस पे स्ट्राइक करी है वो हमारा होता है इंसिडेंट रे। जो हमारे रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल गए उसको कहते हैं इमर्जेंट रे। जो अंदर रिफ्रैक्ट हुई है उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। ये वाला जो हमारा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि नॉर्मल से इस एंगल पे ये इंसिडेंट हुई है ग्लास प्रिज्म पर, और नॉर्मल से इस एंगल पे ये रिफ्रैक्ट हुई है, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कि इस एंगल पे निकली है। और एंगल ऑफ इमर्जेंस कि नॉर्मल से इस एंगल पे ये प्रिज्म से बाहर आ गई। तो ये हमारा हो गया एक ग्लास प्रिज्म में कैसे एक लाइट आती है, बेंड होती है और फिर निकल जाती है, कैसे कैसे क्या होता है, ये पूरा था ग्लास प्रिज्म का। इसके बाद हम आते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इन ए प्रिज्म। डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इन ए प्रिज्म। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रेनबो सूरज के कारण बनता है, क्यों? क्योंकि उसमें वो फिर रिफ्रैक्ट होके उसके ड्रॉपलेट्स में रिफ्रैक्ट होके फिर वो आगे रेनबो फॉर्मेशन करता है, वैसे ही इसमें है। डिस्पर्जन का जैसे मैंने मतलब बताया कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, या और कह सकते हैं डोमिनेंट कलर। डोमिनेंट कलर इसलिए क्योंकि मैंने बताया था कि इंसान वही चीज़ देख सकता है जो विजिबल लाइट की रेंज में आए, जो हमारी होती है अराउंड 380 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ जिसकी होती है। ठीक है।
हम सभी चीज़ को नहीं देख पाते। सांप होता है, इंफ्रारेड वेव्स को देख लेता है, या फिर यूवी रेज होते हैं वो इंसेक्ट्स देख लेते हैं। हमारी विजिबल लाइट की रेंज होती है जो हम देख पाते हैं वो 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। तो हम वही चीज़ देख पाते हैं जो इस रेंज में फॉल करे। निकलते तो और भी कलर्स है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, हमारी आँखें उसको देखने के लिए नहीं बनी है, हम वही देख सकते हैं जो इस रेंज में आती है। तो dispersion of splitting of white light into its 7 constituent or we can say dominant color when it passes through a prism is called dispersion of white light in a prism। तो इसमें हम फिर बनाते हैं कैसे होगा। ये हमारा बन गया प्रिज्म, ठीक है। इसमें वाइट लाइट फॉल कर रही है। यहाँ पे फॉल करने के बाद सारी लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, सारी लाइट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है या उसी हिसाब से हमारे 7 कलर्स निकलते हैं। एक नहीं, तीन, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कलर्स हमने बना ली। वो बाहर निकल रही है। 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारी रेनबो की कलर्स होती है। जैसे हम रेनबो का कलर्स कैसे याद करते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हम सोचेंगे कि विबग्योर ऐसे बनेगा, नहीं, रेनबो का कलर हमेशा नीचे से बनता है, नीचे से लिखते हैं इसको VIBGYOR। सबसे ऊपर हमारा रेड आएगा और सबसे नीचे हमारा वॉयलेट आएगा। और इसकी ऐसे ही क्यों ये रहता है, इसी फॉर्म में क्यों दिखता है। एक चीज़ हम जानते हैं, सभी कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मान लेते हैं वॉयलेट, 1/λ होता है। यहाँ लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेड की वेवलेंथ अराउंड 750 नैनोमीटर है। इससे ज़्यादा हल्की कम भी हो सकती है। इसकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसी कारण इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो इसी कारण ये कम रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलेगा। ज़्यादा वेवलेंथ है तो ये कम डेविएट होगा। और इसका अगर वॉयलेट मैं बोल रही थी ना, सॉरी वॉयलेट का हमारे पास वेवलेंथ होता है अराउंड 380 to 420 नैनोमीटर। इसकी वेवलेंथ कम है तो ये ज़्यादा निकलेगा, मतलब ज़्यादा बैंड हो जाएगा। इसी की जगह हम रेड लेते हैं तो रेड का होता है अराउंड 750 नैनोमीटर, 680 to अराउंड 750 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये कम डेविएट होगा, ठीक है। जिसका ज़्यादा वेवलेंथ वो कम बेंड होगा और जिसका कम वेवलेंथ वो ज़्यादा बेंड होगा। इसका कम वेवलेंथ है तो ये ज़्यादा बेंड हो गया और इसका ज़्यादा वेवलेंथ है तो ये कम बेंड होगा। इसलिए हमको ऐसे ही दिखाई देता है VIBGYOR। इसकी फॉर्मेशन ऐसे ही होती है, कोई आगे पीछे नहीं होता। इसका मेन रीज़न यही है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी में है वो टॉपिक है रेनबो का, कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हमारा आ गया रेनबो। रेन की जो ड्रॉपलेट होती है, वाटर ड्रॉपलेट होती है, वो हमारे लिए प्रिज्म का काम करती है। जैसे अभी हमने प्रिज्म काम कहते थे, वो हमारे लिए प्रिज्म का काम करती है। यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है, इसमें सन की रेज आई, 2 में टूटी, फिर बाहर निकली,
ठीक है। तो ये हमारी रेनबो का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आएगा हमारा वॉयलेट, यहाँ पे आएगा हमारा रेड, यहाँ पे आएगा हमारा रेड, यहाँ पे आएगा वॉयलेट। ठीक है। ये हमारा जब वाइट लाइट आती है सन की, तो ये हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इसके बाद जब इससे बाहर आती है लाइट ये, तो रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है, जो VIBGYOR के फॉर्म में होता है। सबसे नीचे वॉयलेट और सबसे ऊपर रेड। और इसका इस फॉर्म में यही है क्योंकि वो वेवलेंथ का जो मैंने आपको बताया था, ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो कम बैंड होगा, और कम वेवलेंथ होगा तो ज़्यादा बैंड होगा। ये था रेनबो का। और एक और बात कि अगर सन यहाँ है और यहाँ तुम हो, तो सन से अपोजिट साइड में बनेगा। अगर तुम, ये सन है और इसकी अपोजिट साइड में तुम यहाँ खड़े हो, तो रेनबो इस साइड बनेगा। मतलब सन से हमेशा अपोजिट साइड में ही रेनबो बनता है। अब इसके बाद हम अनदर टॉपिक पे आ जाते हैं, जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे डिफरेंट लेयर्स है। ये हमारा हो गया अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ हो गया। ये डिफरेंट लेयर है अर्थ का, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेयर, और ये थर्ड लेयर, और ऐसे ही बहुत सारी लेयर होती है। अर्थ में अलग अलग तरीके के गैसेस पाए जाते हैं, कोई ठंडी हवा होती है, कोई गर्म होती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्शन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्विंकलिंग ऑफ लाइट्स कैसे होती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मतलब जैसे यहाँ पे कोई तारा है, इसमें दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तारा अर्थ से बहुत दूर है, और दूसरी बात हम इसको पॉइंट सोर्स की तरह ले रहे हैं, लाइट का पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और अपीयरेंस ऑफ स्टार्स की एक जगह से जहाँ हम तारे को देखते हैं वो हल्का सा दूर होता है उससे। यहाँ से इसकी लाइट आ रही है, ये लेयर 3, लेयर 2, सॉरी लेयर 4, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 1, अलग अलग लेयर्स हैं। इसमें यहाँ बैंड हुई, दूसरे लेयर में यहाँ बैंड हो गई, तीसरे में यहाँ बैंड हो गई, चौथे में यहाँ बैंड हो गई। ठीक है, और इंसान जो यहाँ पे इसको देख रहा है, या फिर हम हॉराइजन से मान लेते हैं, वही है कि यहाँ से जब इंसान इसको देख रहा है तो ये देखेगा ना कि ये यहाँ पे है तारा, इससे थोड़ा सा स्लाइटली दूर यहाँ पे। इसकी रियल पोजीशन तो ये है, सॉरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, जैसे मैंने उस क्लास लैब का बताया था कि यहाँ गया बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ से अवे द नॉर्मल चला गया, और हमें लगा कि इसको ऐसे जाना चाहिए। वही इसी के साथ है, इसका रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा। ये रैंडमली कहीं भी लाइट की वो चली जाती है, रैंडमली कहीं भी चली जाएगी। तो इस लेयर में यहाँ गया, यहाँ मुड़ा, और यहाँ पे हमको लगेगा कि नहीं, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए। जो तारे की पोजीशन यहाँ पे है ना असली में, वो हमको यहाँ पे दिखाई देती है। इस अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स यही होता है कि जो अपनी जगह पे होती है उससे थोड़ी सी स्लाइटली दूर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अर्थ की डिफरेंट एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, इसका भी यही है कि ग्लास स्लैब एक इसका एग्जांपल था। जैसे यहाँ पे हमारा सोर्स है, यहाँ स्टार है, जैसे एक एजम्पशन से ये स्टार है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ कोई ह्यूमन देख रहा है, यहाँ गया बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और फिर अवे द नॉर्मल निकल गया। लेकिन हमको लगेगा कि यहाँ से होके जा रहा है, असली स्टार की पोजीशन यहाँ है।
वही इसके साथ है कि पोजीशन इसकी असली होती यहाँ पे है, लेकिन हमको थोड़ी सी इधर दिखाई देती है रिफ्रैक्शन के कारण। ट्विंकलिंग ऑफ लाइट से ही है कि उससे जो लाइट्स हमारी आंखों में आ रही है ना, डिफरेंट लेयर से होते हुए गुजर रही है। इसी कारण कभी कोई तारा हमको बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखता है और कभी कोई बहुत कम। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमको तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमारी लाइट में आंखों में उसकी लाइट आ रही है और अर्थ की डिफरेंट एटमॉस्फेयर से होते हुए आ रही है, जिसके कारण वो ट्विंकल करता है। ये हमारा हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बाद हम पढ़ेंगे कि प्लैनेट क्यों नहीं चमकते हैं, उसकी तरह स्टार्स की तरह क्यों नहीं ट्विंकल करते। जब हमने स्टार के बारे में पढ़ा था तो उसको हमने दो चीज़ लेके पढ़ा था। पहला कि वो बहुत दूर है अर्थ से, और दूसरा उसको हम पॉइंट सोर्स की तरह मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम प्लैनेट्स की, अर्थ है, अर्थ के बगल में कोई प्लैनेट है या फिर मून ही मान लेते हैं, अर्थ से ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरी बात की इसको हम पॉइंट सोर्स की तरह नहीं मान सकते, इसको लाइट के बंडल की तरह कंसीडर किया जाता है। इसी कारण हमको ये ट्विंकल करते हुए प्लैनेट्स या फिर सैटेलाइट्स ये सब दिखाई नहीं देती, स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देती है। अब इसके बाद आता है हमारा इसी का पार्ट है अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। होराइजन एक वर्ड है जो हम कहते हैं कि होराइजन मतलब होता है हाइपोथेटिक, मतलब एक तरीके से जहाँ अर्थ और स्काई दोनों एक जगह पे मिलती है। जैसे ये हमारी हो गई अर्थ और ऊपर हमारा हो गया स्काई। हम एक जगह से कहीं दूर फील्ड में देखेंगे या फिर हम समुद्र के किनारे जब जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है ना कि ये अर्थ है, ये स्काई है, वो एक जगह मिल रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, एक लाइन पे मिल रही है, उसको हम कहते हैं होराइजन। ये असली में नहीं मिलते, लेकिन एक एजम्पशन है चीज़ों को समझने के लिए। और सनराइज तब होता है जब वो होराइजन से ऊपर आ जाता है। हमारा अर्थ है, यहाँ इसका होराइजन है और यहाँ हमारा सन है। सूरज हमें कब दिखेगा? जब ये होराइजन से ऊपर आ जाएगा तब हमको सूरज दिखेगा, लेकिन हमको सूरज सनराइज होने से पहले ही दिखाई दे दिया जाता है। ये अर्थ का लेयर है, ठीक है। इसमें सन की रेज आती है, फिर चेंज होता है इसका लाइट का पाथवे, यहाँ चेंज होगा, फिर यहाँ आके यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ जो इंसान है जो इसको देखता है, एक मिनट होराइजन सही से बना दूँ। और यहाँ जो ह्यूमन इसको देख रहा है और इसका दूसरा लेयर, अलग अलग लेयर मतलब एटमॉस्फेयर का, यहाँ आ रहा है, यहाँ से इसका पाथवे चेंज हो रहा है, यहाँ से पाथवे चेंज हो रहा है, इसके पास आते हुए पाथवे चेंज हो रहा है। जैसे हमने स्टार्स में किया था, आते आते डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर के कारण इसका पाथवे चेंज हो जाएगा। तो हमको लगेगा कि ये सन हमारा यहाँ पे है, सनराइज हो चुका है, ठीक है। इसी कारण हमको लगता है कि सनराइज हमारा हो चुका है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर के कारण इसकी लाइट होके गुजरती है, उस लाइट पाथवे में चेंजेस आते हैं और चेंजेस आते ही हमारे जब वो आंखों तक आता है तो हमको लगता है कि नहीं ये यहाँ पे है, इसकी अपीयरेंट पोजीशन हमको यहाँ पे लगती है। इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। सेम ग्लास स्लैब वाला है, इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाला पॉइंट है इसमें। और वैसे ही जैसे ये अर्ली सनराइज का था, होराइजन से नीचे है, और डिलेड सनराइज में भी यही है, डिलेड सनसेट में भी यही है कि सनसेट हो गया, होराइजन से नीचे चला गया, लेकिन तब भी हमको दिखता है कि नहीं अभी भी सन है। सनराइज होने से 2 मिनट पहले
सन दिखना शुरू हो जाता है और सनसेट के होराइजन से नीचे जाने के बाद तक 2 मिनट तक सन हमको दिखता है। तो यही हमारा होता है अर्ली सनराइज़ और डिलेड सनसेट। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और अगले वीडियो में हम अपने आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।